So good afternoon all of you. Let's start our 7th lecture of current. अपना करंट के 7वें लेक्चर को शुरू करते हैं और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, लास्ट क्लास में हम सीरीज पैरेलल पढ़े थे. ठीक है, अभी दीक्षा थोड़ी देर बाद एंड में बताऊंगा, नो डाउट. तो टुडेज डेट इज 28 जून. लेट्स स्टार्ट आवर फ्रेश टॉपिक. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एक बैटरी की, एक सेल की, कि एक सेल कैसे काम करता है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल अंदर कैसा होता है. ठीक है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे. तो हमारा पहला टॉपिक है ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, एक सेल की बात कर रहे हैं. तो एक सेल के अंदर देखते हैं, तो सेल के अंदर क्या होता है. तो ये आप केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे उसके बाद, फिर मैं आपको समझाऊंगा. एक सेल के अंदर कुछ नहीं होता है, एक जार होता है जिसके अंदर कोई सॉल्ट डाला होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स. क्लियर? इलेक्ट्रोलाइट्स. क्लियर? अब इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड्स. इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड्स. इसमें से एक इलेक्ट्रोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होता है, नेगेटिव होता है. एक जो होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है, दूसरा जो होता है वो लोअर पोटेंशियल पे. क्लियर? आपके मन में एक सवाल आता है कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल पे कैसे होता है. तो याद रखिएगा, ये दोनों जो रॉड्स होते हैं ये मेटल के रॉड्स होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, और ये उनका सॉल्ट होता है. तो क्या होता है कि मेटल के रॉड होने की वजह से एक हाफ में, यानी एक रॉड पे रिडक्शन होता है, दूसरे रॉड पे ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं. एक पे अगर Zn है तो दूसरे पे कॉपर. ठीक है, अगर एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा. ऑक्सीडाइज जो करता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, जो रिड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है. क्लियर? तो कुल मिला के हम लोग देखें अगर, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से जो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना होता है, एक का पोटेंशियल हाई हो जाता है, दूसरे का पोटेंशियल लो हो जाता है, और इसी के स्टडी को पूरा कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं. क्लियर? आई हैव गॉट वन क्वेश्चन. 10th में आपने पढ़ा है कोटिंग वाला, बिल्कुल 10th में पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में. बिल्कुल सही है, जिंक कोटिंग वगैरह यूज करते हैं हम लोग, तो बिल्कुल सही है. तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, एक को कैथोड कहते हैं, दूसरे को एनोड कहते हैं. ये भी नाम सुना होगा आपने, एनोड और कैथोड. ठीक है, तो ये सब चीजें होती है. इस सेल को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इस सेल को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. लेकिन हमारा मकसद वो है ही नहीं. हमारा मकसद नहीं है कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. हमारा मकसद है कि ये मान लेना कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो बैटरी के एक टर्मिनल में हायर पोटेंशियल, दूसरे टर्मिनल में लोअर पोटेंशियल. क्लियर? तो आखिर इस बैटरी का यूज कैसे करते हैं और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. ये एक फिगर आप बना लो, लेकिन वो फिगर ऐसे बनाओ, वो फिगर आप ऐसे बनाओ, इसको बनाओ. आप इस फिगर को बनाइए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं. सौरभ ने पूछा है सर, इज इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन ऑल बैटरी? बिल्कुल. अच्छा सौरभ, एक काम करना, घर में आपके बैटरी होगा जरूर. दो तरीके से बैटरी जनरली आपको घर में मिलता है. एक होता है ट्रैक्टर वगैरह अगर किसी घर में होता है तो बैटरी मिल जाएगा. दूसरा, अगर गांव पे नहीं रह रहे हैं, अगर आप शहर में है तो जनरली इन्वर्टर में बैटरी आपको मिलता है. उस बैटरी को, उसके नॉब को खोल के देखना, उसके अंदर लिक्विड फिल्ड होता है. दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, यही वो इलेक्ट्रोलाइट है जिसके वजह से क्या होता है, हमारा फ्लो करंट करता है. क्लियर है क्या? जल्दी लिखिए इसको, जल्दी इस फिगर को बस ड्रॉ कर लो. अनुष्का मैं समझाऊंगा, अनुष्का कोई मसला नहीं है, आप जल्दी से इस फिगर को बनाइए अनुष्का, फिर मैं आपको समझाता हूँ. जस्ट फिगर को बनाइए जल्दी से, जस्ट ड्रॉ द फिगर फर्स्ट. मैं आपको समझाता हूँ, कोई नहीं, आपने डेफिनेशन के साथ तो समझाऊंगा एक बार. आपको फिर वही लिखना है यहाँ पे, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है. इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. क्लियर है?
ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है, ये मेरा हायर है, ये मेरा लोअर है, और ये मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। ये करंट कहीं तो फ्लो कर रहा है। नहीं निखिल, डिस्टिल वाटर एसिड जरूरी नहीं है निखिल, बिल्कुल जरूरी नहीं डिस्टिल वाटर, कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में। अगेन आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है कहाँ कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है, तो दैट्स नॉट आवर फोकस हियर। मैंने सॉरी बच्चों, जस्ट आई लॉस्ट माय कनेक्शन फॉर अ सेकंड। मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जस्ट आई लॉस्ट माय कनेक्शन फॉर अ सेकंड। ठीक है, चलिए, तो मैं बता रहा था आपको कि हमारा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इलेक्ट्रोड होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, और इसके वजह से दोनों इलेक्ट्रोड के बीच एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और ये इसी की वजह से क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। तो मान लीजिए ये करंट कैसे फ्लो करता है, आपको पता है करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करता है, करंट कुछ ऐसे फ्लो करता है, करंट क्या हो रहा है, कुछ ऐसे फ्लो करता है, मानते हो आप भी? अच्छा, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन्स कुछ इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह फ्लो कर रहे होंगे, मानते हो आप भी? तो याद रखिए, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इनसाइड में भी होगा। सर्किट कंप्लीट तभी होगा जब इस दो इलेक्ट्रोड के बीच में भी करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। क्लियर है क्या? तो सबसे बड़ी बात जो इसका डेफिनेशन होता है, इट इज वर्क डन बाय द बैटरी फॉर फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज, फॉर फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो चार्ज क्या मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करना चाहिए, इधर। तो हम यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट में एक्चुअली पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, नेगेटिव आयंस भी होते हैं, दोनों फ्लो करते हैं, आयंस का मूवमेंट होता है। तो एक कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने में लोअर से हायर पोटेंशियल में जो वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे ईएमएफ का मतलब होता है ईएमएफ। एक सेल के लिए हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं ईएमएफ, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? तो इट इज द वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी का वर्क डन की एक कूलम चार्ज को सेल के अंदर में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में लेके जाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या इसका एक और डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द कैपेबिलिटी ऑफ सिस्टम टू मेक द चार्ज। एक सिस्टम की कैपेबिलिटी है कि चार्ज को फ्लो करा सकता है, और मैथमेटिकली देखो तो it is the amount of work done to move 1 coulomb of charge from lower potential to higher potential। ये दो इसके प्रोमिनेंट डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के। ईएमएफ लिख लीजिए, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दो डेफिनेशन है, दोनों को लिखिए आप। हर एक सेल का एक अपना ईएमएफ होता है, ठीक है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट कुछ नहीं होता, वोल्ट होता है। इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। क्लियर है? इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। क्लियर है?
इज दिस क्लियर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हर एक बैटरी की कैपेसिटी है कि वो चार्ज को कितना मूव कर सकता है पूरे सर्किट में, तभी करंट का फ्लो होगा। दूसरा डेफिनेशन है कि बैटरी के दो टर्मिनल के बीच एक कूलम चार्ज को मूव कराने में जो वर्क होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हर सेल का अपना अपना ई होता है, और ई निकालना कैसे है ये आपको केमिस्ट्री में बताया जाएगा। पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपकी केमिस्ट्री में चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दी जाएगी। जल्दी से 30 सेकंड और देता हूं बच्चों, जल्दी लिख लो। रिप्रेजेंटेड बाय ई और इसका यूनिट होता है वोल्ट। आई होप सबने लिख लिया। अब आपको थोड़ा आगे की कहानी बताते हैं, ठीक है? अब आपको थोड़ा आगे की कहानी बताते हैं। मान लीजिए आपने बोला कि फिगर फिगर दोबारा नहीं बनाना है, फिगर दोबारा नहीं बनाना है। अब हमने बात किया कि एक बैटरी के पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये हायर वोल्टेज हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। क्लियर है? ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका रेजिस्टेंस है कुछ आर। क्लियर है? तो हायर से लोअर में क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। हायर से लोअर में क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। क्लियर है? अब मैं बात कर रहा हूं इंटरनल रेजिस्टेंस की। क्या होता है जब करंट को फ्लो कराओगे, तो मान लो इतना में तो करंट बड़े आराम से फ्लो कर जाएगा, लेकिन भाई करंट तो अंदर भी फ्लो करना चाहिए ना, तभी ना सर्किट कंप्लीट होगा। अगर करंट अंदर फ्लो नहीं करेगा तो सर्किट कंप्लीट हो गया क्या? और अंदर में करंट कैसे फ्लो करता है? अंदर में करंट आयंस के मूवमेंट की वजह से फ्लो करता है, एक एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल। तो याद रखिए, अगर करंट करंट फ्लो इनसाइड में जब होगा तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी कुछ ना कुछ करंट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स, रेजिस्टेंस offered offered by electrolytes। सिंपल वर्ड्स में अगर लिखूं तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। हर एक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, और हर इलेक्ट्रोलाइट करंट के फ्लो में कुछ ना कुछ तो रुकावट पैदा करेगा ही करेगा। दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। हर बैटरी में याद रखिएगा दो चीजें मस्ट हैं, एक ईएमएफ, हर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा उसके अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस। कोई ऐसा सेल नहीं इसमें नहीं मिलेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस रेफर्स टू द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ऑफर्ड बाय द सेल्स एंड बैटरीज देमसेल्फ रिजल्टिंग इन जनरेशन ऑफ हीट। और कभी कभी देखा है क्या घर में बैटरी यूज करते हो बैटरी गर्म हो जाता है क्या? एवरीवन टेल मी, क्या सबने देखा है क्या घर में बैटरी जब यूज करते हो तो क्या धीरे धीरे वो हीटिंग हो जाती है क्या बैटरी में? बताइए बच्चों, बताओ। घर में बैटरी थोड़ी गर्म नहीं हो जाती है? हो जाता है ना? क्यों गर्म हो जाता है? वो हीट कौन से रेजिस्टेंस से बनता है? यही इंटरनल रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा? आई स्क्वायर आर टी हीट डेवलप होगा। निखिल एक सवाल पूछा है कि सर इंटरनल रेजिस्टेंस किस आयंस की वजह से? देखो क्या होता है, देखिए अंदर में ना आयंस मूव करते हैं, कोई चार्ज तो मूव कर रहा है ना। अच्छा, चार्ज लिक्विड में मूव कर रहा है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस लिक्विड ऑफर करेगा ही करेगा उनके फ्लो में। दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको लिखिए, इसका यूनिट क्या होगा? रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है वही होगा। यूनिट क्या होगा इसका? ओम होगा।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। क्लियर है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। चलिए जल्दी लिखिए इसको। यानी हर एक सेल में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उसका ईएमएफ और दूसरा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। किसी भी सेल को अगर आपको मैं घर में बैटरी देता हूं ना, तो उस बैटरी में आप सीधे सीधे दो ही सवाल करो, इसका ईएमएफ कितना होगा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। क्लियर है? अब ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, ये सब आपको पढ़ना है। मैं आपको थोड़ा हिंट कर देता हूं। ईएमएफ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ईएमएफ इस पे भी डिपेंड करता है कि अंदर में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, ईएमएफ इस पे भी डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स का। ये सब आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, हमको खाली ईएमएफ यूज करना है। हमको ये कहना है कि बैटरी में दो चीजें होती हैं, एक उसका ईएमएफ, दूसरा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। केमिस्ट्री वाले सर आपको बताएंगे कि ईएमएफ कैसे बनता है, कैसे करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, कैसे करंट फ्लो करता है, तो बड़ा रिलेटेड चैप्टर है। वहां पे पढ़ोगे तो बैटरी के बारे में और क्लैरिटी मिलेगी आपको। क्या हम लोग आगे बढ़े? क्या दोनों क्लियर है सबको बच्चों? अब यहां पे वही वाली बात है कि बैटरी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो गौर से देखिएगा। जनरली बैटरी को रिप्रेजेंट करने के पहले दो तरह की बैटरीज वर्ड यूज किए जाते हैं, एक होता है आइडियल सेल और दूसरा होता है नॉन आइडियल सेल। क्लियर है? अच्छा, आइडियल सेल का मतलब होता है सीधा सीधा ईएमएफ तो है उसके पास, लेकिन उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो? जीरो। अच्छा आप बताओ क्या ये पॉसिबल है? मुझे आप बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है? प्रत्युष बताओ क्या ये पॉसिबल है कि किसी का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाए? पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल है नहीं, पर क्वेश्चन दे देगा तो ऐसा नहीं कि लड़ लेंगे कि गलत क्वेश्चन है। ठीक है, दे दिया क्वेश्चन, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है उसका? जीरो। ठीक। अब नॉन आइडियल सेल का मतलब क्या होता है? जिसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं है। इट इज एक्चुअल सिचुएशन। ठीक है? नहीं निखिल, वो मतलब कभी कभी एग्जाम में दे देगा ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लो, तो मतलब कि मतलब ना के बराबर है। ठीक है? आइडियल फिर भी नहीं है, क्योंकि लो हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता कहीं भी। तो एक आइडियल सेल कभी वर्ड यूज हो जाए तो मतलब मानना वो कहना चाहता है इंटरनल रेजिस्टेंस ना के बराबर, यूज नहीं करेंगे, कैलकुलेशन में यूज नहीं करना है। ठीक है? तो ईएमएफ हो गया, लेकिन एक्चुअल क्या होता है बैटरी? नॉन आइडियल सेल, ई और इंटरनल रेजिस्टेंस। कभी कभी नहीं, ये जो आर मैंने ड्रॉ किया ना, वो ड्रॉ नहीं करते, वो बस ऐसे लिख देते हैं, ई कॉमा आर लिख देते हैं, समझ जाना होगा आपको। ई कॉमा आर लिख दे, ई बोले तो ईएमएफ, आर बोले तो रेजिस्टेंस, सीधा सीधा इंटरनल रेजिस्टेंस। हर सेल को कभी रिप्रेजेंट करने के लिए रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करेगा, वो सीधा सीधा ई कॉमा आर लिख देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ई आर मतलब ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है? एक हो गया आइडियल सेल, दूसरा हो गया नॉन आइडियल सेल। क्या ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर है सबको? दीक्षा बिल्कुल सही बात कह रहे हो, नॉन आइडियल को हम लोग रियल कह सकते हैं, वर्ड यूज नहीं होता इतना एक्चुअली, तो मैं इसलिए उतना आपको दिमाग लगाने को नहीं कह रहा हूं। ये नॉन आइडियल सेल जो है ना, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल सेल है जो होता है एक्चुअली। हर एक सेल में ई और आर होता है, सीधा सीधा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अनिमेश क्लियर है? रोशन? रोशन इज नॉट देयर। बाकी लोग क्लियर है? अभिषेक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। लेकिन अब थोड़ा एक नई चीज पढ़ने की जरूरत है। ठीक है? नई चीज पढ़ने की जरूरत है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आया बच्चों, पूछ लेना, क्योंकि यही आज जो पढ़ाऊंगा अभी 10 मिनट में अगले, ये आपके लाइफ टाइम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में दिमाग में रहने वाला है। यही हमको डिसाइड करेगा एक सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है, क्या करता है। तो इतना हम एक थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए एक वायर में अगर आप मूव करते हो,
तो वायर में अगर ए से बी जाना चाहते हो, ए से बी जाना चाहते हो, जब तक रास्ते में कुछ मिले नहीं तब तक पोटेंशियल क्या होता था, सेम होता था। पढ़ा था क्या, क्या बताया था क्या, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट होता था। जब तक वायर में कुछ नहीं मिलता वो सबको क्या कहते थे, इक्वी पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मेरे रास्ते में दो चीजें मिल जाएंगी तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। कौन सी दो चीजें हैं, एक है बैटरी और दूसरा है रेजिस्टेंस। रास्ते में अगर ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो मेरा पोटेंशियल चेंज हो सकता है। चेंज होगा, अब चेंज के तो दो तरीके हैं, या तो पोटेंशियल राइज हो जाए या तो पोटेंशियल फॉल हो जाए। इंक्रीज कर सकता है तो डिक्रीज कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सर्किट में पोटेंशियल कैसे इंक्रीज करता है और कैसे डिक्रीज करता है, समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो हमने देखा कि एक अपना बैटरी है, हमने देखा एक बैटरी है, सीधा सीधा ई है, और मैंने ना रेजिस्टेंस नहीं माना है, मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं माना हुआ इसमें, सिर्फ बैटरी लिया है। एक बैटरी को देखा है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा 0 माना। तो मान लीजिए एक ए है और एक बी है पॉइंट, मैं इसके एक बार देखना चाहता हूँ क्या होगा। तो याद रखिएगा कि ई जो होता है, अगर आप ए से बी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप क्या कहोगे, आप ऐसे कहोगे कि मेरा पोटेंशियल क्या है, ए पे कितना हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। क्लियर है, आपका पोटेंशियल ए पे कितना है, बी है, जो आई एग्री, ठीक है। आप यहां तक बढ़े, यहां तक बढ़े, यहां तक बढ़े, ए रहा। फिर अचानक आपको एक बैटरी मिल गया। तो बैटरी में गौर से समझने की कोशिश करो। ऐसे अगर ये लोअर टू हायर अप जा रहे हो, याद रखना, अगर लोअर टू हायर जा रहे हो तो पोटेंशियल जो हो जाएगा वो राइज कर जाएगा। जब आप लोअर टू हायर जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज कितना करेगा, तो प्लस क्या कह सकते हैं, ई। प्लस क्या कह सकते हैं, ई, यानी कितना ईएमएफ का सेल का ये बैटरी का वोल्ट कितना है, ईएमएफ कितना है, ई है, तो पोटेंशियल कितना राइज कर जाएगा, ई। ठीक है, फिर आगे बढ़े और फिर मेरे को कहां मिलते हैं, कहां पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। इक्वल्स टू क्या हो गया, पोटेंशियल एट बी। मतलब ए से बढ़े, ए और बी के बीच में क्या मिला, मुझे एक बैटरी मिला है। तो मैं ए से बढ़ा तो ए में रास्ते कोई पोटेंशियल का चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बैटरी मिला पोटेंशियल में चेंज हुआ। कैसे, तो हम लोअर से हायर गए हैं तो मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कितना बन गया, बी में पहुंचने में क्या हो गया, बी ए प्लस। अगर मुझे कोई बोले पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को तो अब क्या लिख सकता हूँ, बीबी माइनस बी ए is equal to what, बीबी माइनस बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई। इज इट क्लियर, है पहला पॉइंट। लेकिन मैं अगला केस की तरफ देखता हूं, अगले केस की तरफ देखूं तो मान लेते हैं कि हम फिर से बढ़ रहे हैं बैटरी के साथ, बैटरी में। तो इस बार जब हम ए से बी बढ़ रहे हैं तो मुझे पहले कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, मुझे मिल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल। तो मैं क्या जा रहा हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जाऊंगा तो यहाँ पोटेंशियल क्या करेगा, फॉल। पोटेंशियल यहाँ क्या कर देगा, फॉल। मैं यहाँ पे कहूंगा बी ए माइनस ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई। पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, बी बी। बोलिए तो क्या हमारा फाइनल आ गया, क्या बी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ई। देखिए गौर से, दोनों में फर्क हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जब हम लोअर टू हायर जाएंगे, याद रखिएगा सेल बैटरी में, अगर हम लोअर टू हायर जाएंगे तो मेरा चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर हम हायर टू लोअर जाएंगे तो चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर हम लोअर टू हायर जाएंगे तो पॉजिटिव और हायर टू लोअर जाएंगे तो नेगेटिव। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? दीक्षा कोई नहीं, दीक्षा क्लोज सर्किट तक पहुंचेंगे अभी। एक सिंपल बैटरी के लिए कह रहा हूं, एक सिंपल बैटरी के लिए, कि एक बैटरी को क्रॉस करते हो तो पोटेंशियल में इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, कैसे समझना है। अगर आप लोअर से हायर क्रॉस कर रहे हो तो हमेशा पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अगर हायर से लोअर डिक्रीज जा रहे हो तो हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अनुष्का ने पूछा है
सर अनुष्का टोटल पोटेंशियल सब बाद की चीजें हैं, मैं एक बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल का क्या चेंज होगा ये पूछ रहा हूं। एम आई क्लियर? बिल्कुल सही है निमेश। हमेशा याद रखना ये बड़ा वाला पॉजिटिव है, नीचे छोटा वाला नेगेटिव है। एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए एग्जांपल, देखिए ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है, और ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, ये E5। क्लियर है? लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करता हूं, इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करता हूं। तो अच्छा, अगर मैं इस एग्जांपल को लेकर के अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, एग्जांपल बताइए, तो क्या हम शुरू अगर VA से करेंगे, VA, बोलिए क्या होगा, प्लस या माइनस? सब लोग मुझे हेल्प कर दो यार, प्लस या माइनस? अभिषेक, अनिमेश, दिव्यांशु, निखिल सबने कहा प्लस, बिल्कुल सही। हम लोअर टू हायर जा रहे हैं तो प्लस क्या हो गया, E1। अब बताओ प्लस या माइनस? अब बताओ सब लोग, प्लस या माइनस? E2, पहले मुझे कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, पॉजिटिव, फिर मिल रहा है नेगेटिव, घट रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, -E2। क्लियर है? अगला थर्ड, +E3, प्लस E4 -E5। कहां पहुंच गए, बी पे पहुंच गए क्या? इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी। इज इट क्लियर? इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। हैंड रेस किया था आर्यन, ईएमएफ ही तो बता रहा हूं ना, ई क्या लिखा है आर्यन? आर्यन ई क्या है? कितने देर के बाद तुम्हें ईएमएफ नहीं समझ में आया अभी तक? सर सिंबल पूछ रहे थे यहाँ पे, ई मतलब ईएमएफ ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। क्या ई है? वो ई है, कर्सिव ई। क्लियर है? यस। चलिए, तो मैंने बताया एक सेल के क्रॉस क्या होता है, पूरा सर्किट समझ लोगे तो एंड में एक बार पूरा कंबाइन कराएंगे। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं करंट के लिए, थोड़ा करंट के लिए देखते हैं। हम इतना समझ गए कि एक बैटरी में लोअर टू हायर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा और हायर टू लोअर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं रेजिस्टेंस। अब देखते हैं रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा। रेजिस्टेंस, तो मान लीजिए मेरे पास रेजिस्टेंस है R, मैंने बोलिए मान लीजिए रेजिस्टेंस R है, और मान लीजिए करंट जा रहा है I, और करंट जा रहा है I। मुझे लगता है इस बात में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी कि एक रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो कितना होगा, IR। P इक्वल्स क्या होता है, IR। इसके क्रॉस आपको क्या होगा, वो आपको तकलीफ नहीं होगी। V इक्वल्स कितना होगा, IR होगा। क्लियर? IR होगा। इज इट क्लियर? अब मान लीजिए मैं A और B के बीच में जाना चाह रहा हूँ, A और B के बीच में जाना चाह रहा हूँ। क्लियर? तो A और B के बीच में जब जाना चाह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, B। याद रखिएगा तरीका क्या है, सोचने का तरीका याद रखिएगा। अगर आप जिधर से A से B जाना चाह रहे हो, अगर आप A से B अगर आप सर्किट में A से B जा रहे हो, आप जा रहे हो का मतलब क्या होता है, आप देख रहे हो, शुरू या A से कर रहे हो, एंड कर रहे हो B पे। तो जब आप करंट के अलोंग चलते हो, करंट के अलोंग चलते हो, अलोंग, करंट के अलोंग चलते हो, तो जो पोटेंशियल होता है वो फॉल करता है। पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। यानी ए के साथ अगर हम जाएंगे, अगर करंट के अलोंग चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -I × R हो जाएगा। इक्वल टू कहां पहुंच गए हम, बी पे। लेकिन अगर आप करंट के ऑपोजिट चलते हो, करंट के ऑपोजिट चलते हो, याद रखिएगा पोटेंशियल जो हो जाता है वो
राइज कर जाता है इक्वल्स टू वी। इज इट क्लियर? क्या याद रखिएगा, वी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। तरीका बहुत सिंपल है, तरीका बहुत सिंपल है। अगर आप करंट के साथ हो तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। अगर आप करंट के ऑपोजिट चल रहे हो तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है सबको? लॉजिक बहुत सिंपल है, करंट के साथ हो या करंट के ऑपोजिट हो, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हर क्वेश्चन में यूज करना है इसको। मैं आपसे बिल्कुल सीखना है इसको, साथ या ऑपोजिट। अगर आप दो पॉइंट के बीच में जा रहे हो, अगर आप साथ जा रहे हो तो डिक्रीज, अगर आप ऑपोजिट जा रहे हो तो इंक्रीज। बहुत एग्जांपल दूंगा, क्या ये बेसिक लॉजिक क्लियर है? क्या मैं एग्जांपल खूब दूंगा अभी, इसके टेंशन नहीं लेना। एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं अभी आपको। क्या ये बेसिक्स क्लियर है? क्या करंट के अलोंग और करंट के ऑपोजिट, यही पूरा का पूरा खेल है। ये चीज आपके कॉपी में क्या है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग में क्या है। अनिमेश गलत तुलना कर रहे हो। अनिमेश, अनिमेश आप आम को इमली से मिला रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, तुम किसको मिला रहे हो देख रहे हो? अनिमेश, अनिमेश आपने कंपेयर किया रिलेटिव वेलोसिटी को करंट से कंपेयर किया है। It will just divert your mind. You have to think what it means. बिल्कुल दिव्यांशु ने बिल्कुल सही कहा कि हम करंट का फ्लो देख के बता सकते हैं कि मेरा पोटेंशियल राइज करेगा या फॉल करेगा। इज इट क्लियर? एक एग्जांपल जब तक नहीं समझेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो लेट्स, क्योंकि इसमें पूरा अगला क्लास पूरा इसी पे जाना है अपना, तो लेट्स गेट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। देखते हैं, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, जस्ट लुक एट एग्जांपल। चलिए, ये आपका एग्जांपल है, ठीक है, और मैं नाम देता हूं, ये R1 है, ये R2, ये E1 है, ये E2 है और ये E3। बैटरी में यही E और R ही मिल सकता है हमको ना, बना लिया। दिव्यांशु शुरू करते हैं कहानी। हम लोग A से B, हमारा अपना फोकस रहेगा, हम A से B की तरफ जाएं और समझते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। हमने करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे लिया, करंट का डायरेक्शन पे फोकस रखना, करंट का डायरेक्शन कुछ ऑपोजिट है। क्लियर है? जैसे भी है, मैं A से B की तरफ जाना चाहता हूं। मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इस पर ट्राई लगाएंगे। मैं शुरू अभी खड़ा हूं A पे मैं स्टैंड कर रहा हूं। मुझे बताओ, A से अगर हम पहले रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे तो राइज होगा या फॉल? बोलो, प्लस या माइनस? गौर से, रेजिस्टेंस के क्रॉस हम पास कर रहे हैं, प्लस या माइनस होगा? अभी तक मेरे पास 5 रिप्लाई आए हैं, पांचों सही हैं। इनमें अदर रेजिस्टर को जब क्रॉस करेंगे, शोएब बताओ, आशुतोष बताओ, अगर हम रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, प्लस या माइनस? रिवांश इज सेइंग फॉल, प्रत्युष सेइंग फॉल। याद करो मैंने रेजिस्टेंस को लेके क्या बताया था आप लोग। अगर आप करंट के साथ चल रहे हो तो फॉल, करंट के ऑपोजिट चल रहे हो तो राइज। तो आप तो करंट के ऑपोजिट चल रहे हो ना सर्किट में, बोलिए। तो जब करंट के ऑपोजिट चल रहे हो तो क्या राइज नहीं हो जाएगा? IR1 नहीं कह सकते हैं क्या? रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR1। बोलिए दिव्यांशु, इज इट क्लियर? प्रत्युष, अमृत, रिमांश, इज इट क्लियर? निखिल,
मैं कह रहा हूं कि आप करंट के साथ चल रहे हो या ऑपोजिट, मुझे ये बता दो खाली। आप मुझे निखिल बताओ, करंट के साथ हो या करंट के ऑपोजिट हो? अरे मैं बता देता हूं उसका भी, मैं बता देता हूं, अरे उसका तुरंत रीजन बता देता हूं। डोंट वरी निखिल, हम ऑपोजिट चल रहे हैं। तो अगर हम ऑपोजिट चल रहे हैं, अगर हम ऑपोजिट चल रहे हैं, तो आप भी बताओ कि करंट के ऑपोजिट चलने पे क्या पोटेंशियल बढ़ नहीं जाता है क्या? देखो ना, दूसरा केस देखो, दूसरा केस देखो, बोलिए, आगे बताओ, आगे बताओ। E2 का क्या होगा, प्लस या माइनस? सब लोग E2 का प्लस या माइनस? अगला केस बताओ। अच्छा, उसके बाद E2 नहीं, मुझे E1 मिलेगा, सॉरी माय मिस्टेक, हमको E1 मिलेगा। E1 में राइज या फॉल, सब लोग बताओ। बैटरी में तो दिमाग ही नहीं लगाना है ना, लोअर टू हायर है, सीधा सीधा क्या है, राइज। तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, प्लस E1। तो सबको क्लियर है, प्लस E1 है, तो अगले वाले E2 में तो क्या हो जाएगा, फॉल, कितना हो जाएगा, माइनस E2। बोलिए क्या हो जाएगा, क्या VA प्लस IR1 के बाद प्लस E1 माइनस E2 हो जाएगा क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये प्लस E1 माइनस E2 क्लियर है क्या सबको, बताइए। अच्छा, फिर R2, तो R1 की तरह R2 भी लगा हुआ है, करंट के ऑपोजिट चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस IR2। ठीक, इसके बाद मुझे सेल मिल रहा है थर्ड, थर्ड मिल रहा है, तो क्या कहेंगे हम लोग, थर्ड अगेन मिल रहा है। थर्ड में क्या होगा बोलो, थर्ड में प्लस या माइनस, इतना बताओ मुझे। थर्ड में प्लस या माइनस, प्लस E3 या माइनस E3, प्लस E3 या माइनस E3? ग्रेट, सब लोग कह रहे हैं प्लस, राइज करेगा, प्लस E3। कहां पहुंच गए हम लोग, क्या बी पे पहुंच गए क्या? पोटेंशियल कितना हो जाएगा बी, बोलिए। क्या मेरी बात सबको समझ में आई यहां पे? आर्यन, जो आपने सवाल पूछा है, ठीक है दीक्षा, आपका सवाल बिल्कुल सही है। आर्यन और दीक्षा ने एक सवाल पूछा कि सर ये राइज और फॉल ही क्यों होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 मिनट टाइम देते हैं इसमें। अच्छा, एक आर्यन अनम्यूट करता हूं, आप मुझे ये बताओ कि क्या हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था क्या, कि रजिस्टर जो होता है वो हमेशा लोड की तरह काम करता है, बताया था क्या? यस सर। अच्छा, लोड का मतलब क्या करता है, एनर्जी हमेशा कंज्यूम खाता है, कंज्यूम करता है। अरे यस सर। अनम्यूट यार, मैं बोल रहा हूं आर्यन कि लोड की तरह काम करने का मतलब क्या होता है, करंट कंज्यूम करता है। और याद करो लोड की खासियत क्या होती है, जिधर से करंट एंटर करता है वो टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव। याद करो लोड की खासियत क्या होती है, लोड, लोड का मतलब होता है कि जिधर से करंट एंटर करता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे करंट इधर से एंटर करा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बोलिए, क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा, अब मुझे आर्यन बताओ, बैटरी वाला लॉजिक लगाओ, क्या अब ये हायर टू लोअर जा रहा है क्या? क्या अब ये लोअर टू हायर जा रहा है क्या, दीक्षा? इज इट क्लियर क्या? आर्यन, इज इट क्लियर क्या? आपका सवाल यही था ना कि सर ये लॉजिक लगाया कैसे, क्यों? याद रखिएगा, रजिस्टर लोड होता है, उसका खासियत होता है करंट उसके पॉजिटिव में एंटर करता है, नेगेटिव से बाहर निकलता है। ये पुराना पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट का यूज किया है। खैर, दिमाग में क्या रखना है, साथ चलोगे तो घटेगा, अपोजिट चलोगे तो बढ़ेगा। बैटरी में तो क्लियर कट, लोअर टू हायर, हायर टू लोअर। ठीक है, अब हम लोग इसका थोड़ा यूज करेंगे और एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक निकालेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सेल। इन सेल, हेडिंग डालिए सब लोग, इन सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सेल, हेडिंग समझते हैं। अब मैं डेफिनेशन लिखूंगा और आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, देखते हैं कितना कंफ्यूज होता है।
लिखता हूं। Can be defined as potential difference across two terminals of a battery. It can be defined as potential difference across two terminals of the battery. Is it clear? अब आप बोलोगे सर तो फिर ईएमएफ क्या होता है? अभी अभी आपने पढ़ाया था कि ईएमएफ भी यही कहता है दो इलेक्ट्रोड्स, दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं आपको दिखाता हूं ये क्या मैं कहना चाहता हूं। एक मेरा बैटरी है, बैटरी में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर इलेक्ट्रोड के एक टर्मिनल को ए कह दिया और दूसरे टर्मिनल को बी कह दिया, तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसी को कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और आपको आज समझाने की कोशिश करता हूं कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क होता है। देखिएगा, तो मान लीजिए कि हमने एक बैटरी ले लिया E, R का। आपको भी पता है इसका मतलब क्या होता है। E का बिल्कुल सही है निखिल, आपका सवाल का जवाब 2-3 मिनट में मिलेगा आपको, टेंशन मत लो। तो निखिल मैंने क्या लिया, एक बैटरी लिया। तो बैटरी में क्या दो चीजें होती हैं, एक तो उसका ईएमएफ होता है और दूसरा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। कितना होता है, स्मॉल आर। ये क्या होता है, ठीक है, ई और ये क्लियर, इंटरनल रेजिस्टेंस हमने बना लिया। अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए एक बैटरी से करंट निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, बैटरी से करंट निकल रहा है का मतलब क्या होता है, बैटरी करंट सप्लाई कर रहा है। इसको डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी कह सकते हैं क्या? बैटरी सोर्स की तरह काम कर रहा है क्या, बोलिए। क्या हम कह सकते हैं बैटरी इज सप्लाइंग एनर्जी, सप्लाइंग करंट, कह सकते हैं। सोर्स से बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो इस केस में थोड़ा समझते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। ए और बी दोनों मेरा टर्मिनल है बैटरी का। एक तरफ क्या टर्मिनल है, ए, और बी क्या है, और दूसरी तरफ क्या है, बी है। देखने की कोशिश करते हैं, तो क्या लिखे, बी ए बी है। अच्छा मैं आगे बोलूंगा, सबसे पहले मुझे बैटरी मिला, तो बोलो प्लस होगा या माइनस होगा, आप बताओ। आप बताओ, ये करंट ऐसे है कुछ, सेल में प्लस होगा या माइनस होगा, आप बताओ। सेल के क्रॉस क्या होगा, क्या राइज करेगा क्या? बिल्कुल सही अनुष्का, आपने माइनस का है। ये बैटरी है, तो बैटरी में लोअर टू हायर जा रहे हैं, तो क्या ये प्लस नहीं होगा, क्या इवन? अनुष्का, इज इट क्लियर? सिर्फ आप ही का माइनस आया था क्या? सबको क्लियर है क्या कि जब इस बैटरी को पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा? रितेश क्लियर है? अनुष्का अच्छा, अब रेजिस्टर में बताओ प्लस या माइनस, रेजिस्टेंस में बताओ प्लस या माइनस। बट 4 आंसर प्रत्युष ने कहा नहीं, दिव्यांशु आपने क्या, दिव्यांशु प्लस। दिव्यांशु अगर हम करंट के साथ चल रहे हैं, देखो ये आदत बनाना है, अगर हम करंट के साथ चलेंगे तो मेरा क्या माइनस नहीं हो जाएगा? याद करो, करंट के साथ तो माइनस, रेजिस्टेंस में करंट के ऑपोजिट तो प्लस। तो दिव्यांशु कह सकते हैं क्या, माइनस आई आर। और हमने बैटरी में E1 नहीं है, हमारा बैटरी में E है। एक्चुअली क्या था ना कि हमने वो E है, ये E है, एक्चुअली हमने कॉमा दिया था, ये कॉमा दिया था, नॉट E1, ठीक है। तो VA प्लस E माइनस आई आर। कहाँ पहुंच गए हम लोग अब? क्या हम लोग B पे पहुंच गए क्या? क्या अब हम लोग B पे पहुंच गए क्या? क्लियर है? तो गौर से देखते हैं हम लोग। अब लिख सकते हैं हम लोग क्या, VB माइनस VA, यानी VB माइनस VA इक्वल्स टू E माइनस आई आर। याद रखिएगा,
यही होता है मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को कहते हैं हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी मेरे दो बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, E माइनस आई आर होता है। इज इट क्लियर? एक बैटरी अगर करंट सप्लाई करेगा तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा E माइनस आई आर। निखिल करंट वाला में डायरेक्ट ऑपोजिट नहीं होता, निखिल इस तरह के स्टेटमेंट से अच्छा सीधा स्टेटमेंट दिमाग में, अगर एक वायर में दो पॉइंट के बीच में जा रहा हूं, पोटेंशियल राइज और फॉल देखना है तो दो पॉइंट के बीच में मूव करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो अगर हम करंट के साथ चल रहे हो और रेजिस्टेंस मिल रहा है तो पोटेंशियल फॉल, करंट के ऑपोजिट चल रहे हो तो रेजिस्टेंस और पोटेंशियल राइज। क्लियर है? क्या सबको पहला के समझ में आया? क्या डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी में पोटेंशियल क्या हो रहा है, राइज कर जा रहा है, सॉरी डिस्चार्जिंग में क्या हो जा रहा है, E माइनस आई आर। थोड़ा चार्जिंग भी देखते हैं हम लोग, चार्जिंग समझ लोगे तब डिफरेंस समझ में आएगा। तो मान लीजिए फिर ए बी है, इस केस में बैटरी को चार्ज कर रहे हैं यानी करंट दे रहे हैं, फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहे हैं और ये में क्या है, क्लियर? बिल्कुल सही है अभिषेक, वेरी गुड अनिमेश, बिल्कुल सही है। अगर मैं लॉजिक लगाऊं तो फिर से शुरू करता हूं ए से। देखो बैटरी में तो करंट से कोई लेना देना है नहीं, बैटरी में तो राइज ही करेगा, कितना हो जाएगा E। लेकिन बोलिए क्या रेजिस्टेंस में प्लस हो जाएगा क्या? इस बार हम करंट में ऑपोजिट चल रहे हैं तो क्या प्लस आई आर हो जाएगा क्या? तो क्या बन गया? बोलिए क्या बीबी माइनस बी ए इक्वल्स टू, अब ई प्लस आई आर हो जाएगी, गौर से देखिएगा, डिस्चार्जिंग में E माइनस आई आर और चार्जिंग में E प्लस आई आर। क्या ये क्लियर? एग्जाम में खूब सवाल आते हैं इससे। क्या सबको ये क्लियर है? तीसरा, जब सेल मेरा या बैटरी मेरा इनएक्टिव है, मतलब कहीं सर्किट वर्किट में करंट नहीं लगाया है उसको, नहीं यानी देखते हैं, तो इस केस में मेरा करंट जीरो है, इस केस में मेरा करंट जीरो है, स्मॉल आर है और ये हमारा ई है। तो अगर बैटरी को डिस्कनेक्टेड रखे हुए हैं, कोई करंट पास नहीं कर रहा, तब क्या होगा? शुरू करते हैं, देखते हैं। वी ए बैटरी में क्या हुआ, प्लस ई। अच्छा आई जीरो है तो आई आर भी क्या हो जाएगा, जीरो। कहां पहुंच गया, बी। तो क्या इस बार मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बीबी माइनस वी ए का वैल्यू ई आ गया क्या? क्या मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई आ गया क्या? बोलिए। और आई का वैल्यू जीरो पुट कर दीजिएगा दोनों इक्वेशन में तो अपने आप ही जीरो हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो याद रखिए बैटरी के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जब करंट जीरो होता है तो ईएमएफ के इक्वल होता है, और यहीं से ईएमएफ का तीसरा डेफिनेशन आता है। तीसरा डेफिनेशन दो बता चुके हैं, ईएमएफ के बारे में लिखते हैं हम लोग, इट कैन बी डिफाइंड एज द terminal potential difference of a battery when no current passes through it। जब कोई करंट पास नहीं करेगा उस समय जो दोनों टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को ईएमएफ कहते हैं। क्या निखिल आपका सवाल का जवाब मिल गया आपको? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है? और अगर मैं डेफिनेशन वाइज लिखवाऊं आपको तो ईएमएफ कैन बी डिफाइंड एज, ईएमएफ can be defined as terminal potential difference, terminal potential difference terminal potential difference across a cell, across a cell
when no current passes through it, when no current passes through it, when no current passes through it. When no current passes through it. Is it clear? जल्दी से लिख लें, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब करंट देता है वो डिस्चार्ज बैटरी करता है, करंट सोर्स की तरह, बैटरी सोर्स की तरह काम करता है, तो E माइनस आई आर हो जाता है। जब बैटरी को चार्ज करते हैं हम लोग, बैटरी को करंट देते हैं, तो E प्लस आई आर हो जाता है। जब कोई करंट पास नहीं करता तो सिर्फ E बचता है। जल्दी लिख लें। चलो बच्चों, आई होप सबने लिख लिया होगा। गिविंग यू स्टिल 30 सेकंड्स, जल्दी लिख लो। देन वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि सेल तो चलो एक को कह रहे हैं हम लोग, लेकिन जनरली जो होता है कि हम एक से ज्यादा सेल सर्किट में यूज करते हैं टू गेन हम लोग, ठीक है। एक से ज्यादा सेल यूज करते हैं अपने अपने एम्बिशंस को पूरा करने के, उसको बैटरी कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को जनरली में बैटरी कहते हैं, ठीक है। तो देखने की कोशिश करते हैं कैसे काम करते हैं। तो पहला मेरा टॉपिक है वो है सेल्स इन सीरीज। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेल है E1 और मेरे पास दूसरा सेल है E2 और I2। और मान लीजिए कि मेरा एक सर्किट से लगा दिया, करंट कितना पास कर रहा है, कुछ I, करंट कुछ पास कर रहा है I, ठीक बात। करंट पास कर रहा है इस दोनों सेल के अक्रॉस, दो सेल्स लगा दिए हैं। और मान लीजिए कि दोनों किसके बीच में, A और B के बीच में, E और B के बीच में। क्लियर। तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं कि मेरा पहले सेल के क्रॉस, अगर मैं लिखूं कि पहले सेल के क्रॉस अगर मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, अगर यहाँ पूरे ए से बी के बीच में मूव करते हैं ना, चलो आप बताना मुझे, मैं पूरे ए से बी के बीच मूव करने वाला हूँ, बताइएगा मुझे। बी ए से शुरू करते हैं, मुझे आप बताइए। जब बी ए से मूव करेंगे हम लोग तो पहला क्या मिला, बैटरी मिला। तो बैटरी से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। क्या लिखेंगे, क्या, प्लस E1
फिर एक उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा, करंट के साथ चल रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। ये तो मैंने बताया ही था। एक बैटरी डिस्चार्ज होता है, अगर एक बैटरी डिस्चार्ज होता है, करंट देता है तो उसमें E माइनस आई आर होता है, लिख दिया। इसी तरीके से दूसरे बैटरी में भी जाते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस IR2। अब पहुंच गए हैं हम लोग बी पे, पोटेंशियल एट बी। अगर मुझे कोई बोले कि बताओ पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 दोनों को जोड़ दिया, माइनस I R1 प्लस R2। कोई तकलीफ है क्या इसमें, बोलिए। अगर मैं बोलूं कि मेरे दोनों एंड्स के बीच में, कॉम्बिनेशन के बीच में, अगर हमने क्या ले लिया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस देना है तो VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी E1 प्लस E2 ऐड हो गया सीधे सीधे, माइनस I R1 प्लस R2 है। इसको मैं एक इक्वेशन मान लेता हूं, इक्वेशन मान। क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें, बताइए। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दिस इक्वेशन, क्या इस इक्वेशन लिखने में आपको कोई तकलीफ है क्या, बताइए। कि ए और बी वो पॉइंट है जिसके बीच दोनों बैटरीज लगे हुए हैं, मुझे बताइए इज दिस पॉइंट क्लियर, देन वी कैन ओनली मूव अहेड। अब हमने सोचा कि दो सेल्स लगे हुए हैं अपना अपना ये में फॉर्म, तो क्यों ना दोनों को हटा के एक लगा दें, और यही पे एक टर्म आया इक्विवेलेंट सेल का, इक्विवेलेंट सेल। इक्विवेलेंट सेल मतलब सबको मिला के एक, आर इक्विवेलेंट की तरह, क्लियर है। तो क्या लिखना है, इट इज अ सेल, इट इज अ सेल which can replace combination of cells with one equivalent cell producing same effect, producing सेम काम करता हो, सेम इफेक्ट मतलब कि सबको हटा के एक लगा देना वाला। ये काम तो हम पहले भी कर चुके हैं आर इक्विवेलेंट में, तो सबको हटा के एक लगा दिया। तो हमने क्या किया कि ए और बी के बीच में, हमने सिर्फ एक लगा दिया। इसका ईएमएफ कितना हो गया, ई इक्विवेलेंट, और रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट, और करंट कितना जा रहा है, आई। बोलिए क्लियर है क्या, कोई तकलीफ है। मैंने दोनों को हटा के एक बना दिया, तो अब इस केस में अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, बी ए प्लस ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बीबी। तो कितना बन गया, बीबी माइनस बी ए इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आप ये चीज लिख सकते हो क्या, ये मेरा हो गया दूसरा इक्वेशन। कोई तकलीफ है क्या इसमें, बच्चों बताइए। मैंने दोनों बैटरी को हटा करके एक लगा दिया है, तो क्या लिख सकते हैं, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। बोलिए, दो कंडीशन आया है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देखिए, पहला दोनों सेल के साथ और दूसरा एक इक्विवेलेंट सेल के साथ। तो मैं ऑब्वियसली सोचूंगा कि अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, हम लोग कंपेयर करें, तो क्या आपको नहीं लग रहा है क्या ये ई इक्विवेलेंट जो है, ई इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, E1 प्लस E2 के इक्वल है। कंपेयर करें,
और R इक्विवेलेंट जो है ब्रैकेट वाला वो क्या है, R1 प्लस R2 है। बोलिए, इज दिस क्लियर? क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हम लोग इक्विवेलेंट E लिखना चाहें तो सीधा सीधा E1 प्लस E2 लिख सकते हैं क्या? इक्विवेलेंट R लिखना चाहें तो क्या सीधे सीधे R1 प्लस R2 लिख सकते हैं क्या? निखिल अभी आएगा क्वेश्चन, निखिल लेट अभी थोड़ा टाइम लगेगा। क्या सीधे सीधे दो सेल दूंगा, इक्विवेलेंट निकालना होगा, R इक्विवेलेंट निकालना होगा, सीधे सीधे तो निकाल लेंगे क्या? E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। आज हम लोग डेरिवेशन, हमारे पास एक और पैरेलल वाला भी डेरिवेशन, फिर अंतिम क्वेश्चन होपफुली हम लोग अगले दिन करेंगे। लेकिन इसका डेरिवेशन ये सीरीज वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने आपको बताया, एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया क्योंकि बहुत सिंपल हो जाता है ये, लेकिन इसका यूज करके जो हम अगला करने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या ये सबको समझ में आया क्या? तो अगर मेरे को कोई कहे कि मैं जनरल फॉर्मूला बनाऊंगा, जनरल फॉर्मूला का मतलब बिल्कुल अनुष्का इक्वली 10-12 सेल लगाने के बजाय एक ही सेल लगा दें तो अच्छा नहीं है क्या? 12 सेल लगा के जो काम कर रहे थे उसके जगह अगर एक सेल लगा दें दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो देखते हैं, तो हमने हम लिखने वाले हैं जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला, ठीक है, देखते हैं। अनुष्का ने सिर्फ टू वन सेल में पावर की बात नहीं है यहाँ पे, एक वोल्ट बैटरी करंट कितना दे सकता है सर्किट को, पावर बहुत बाद की चीज है। करंट देगा सेल तो पावर भी सेल ही देगा। मैं कह रहा हूं कि आप 10 सेल को रिप्लेस करके एक बनाना चाहते हो, जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं इसका, जनरल फॉर्मूला कितना होगा? E equivalent is nothing but equals to E1 plus E2 plus E3 up to En। और R इक्विवेलेंट में तो दिमाग ही लगाना, सीरीज में इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस भी तो क्या सीरीज में ही था ना, तो रेजिस्टेंस के लिए थोड़ा दिमाग लगाना था। R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तो सिंपल था। इज इट क्लियर? लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कुछ सेल्स की पोलैरिटी को रिवर्स कर दें, कुछ सेल्स की पोलैरिटी को रिवर्स कर दे तो क्या होगा? ठीक है, पोलैरिटी ऑफ सम सेल्स रिवर्स्ड, अगर कुछ सेल्स की पोलैरिटी को अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा? देखते हैं। तो बहुत क्लियर है कि ऐसा होगा, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, ये E5 है, सबका अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं अगर इक्विवेलेंट E लिखने जाऊंगा, E इक्विवेलेंट लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट E इक्वल्स लिखूंगा E1 प्लस E2, और जिसका पोलैरिटी रिवर्स हुआ है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस E3 प्लस E4 माइनस E5 गोज ऑन। और R इक्विवेलेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R1 प्लस R2 वैसे ही रहेगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? कि अगर बीच में किसी बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे तो बस वो प्लस के बजाय क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है? सब कॉपी में साफ साफ होना चाहिए। मैं आपको 2-3 पॉइंट और बताऊंगा इसमें, ठीक है, मैं आपको इसमें 2-3 पॉइंट और बताऊंगा। प्रूफ के बाद हमने जनरल फॉर्मूला लिखा, जो कि ऑब्वियसली 2 से ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा। फिर मैंने बोला कि अगर मान लीजिए कि
कुछ सेल्स की पोलैरिटी को रिवर्स करता है। दिव्यांशु, क्या रेजिस्टेंस की कोई पोलैरिटी होती है क्या? वो तो वही होता है ना जो करंट के अलॉन्ग होता है। बैटरी का प्लस माइनस होता है, रेजिस्टेंस का थोड़ी ना पोलैरिटी होता है, दोनों तरफ से एक ही होता है। तो आपके रेजिस्टेंस में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके सेल में फर्क पड़ेगा। ये मैं फिक्र क्लियर है। पोलैरिटी रिवर्स करने से आर इक्विवेलेंट का कोई फर्क नहीं। रेजिस्टेंस में जो पोलैरिटी होता है वो करंट की वजह से होता है, करंट तो सेम ही है ना। इज दिस क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है, एक और पॉइंट मैं इसमें बताना चाहता हूं जो मैं रब कर दूंगा बच्चों, तो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा इसमें जल्दी से। मान लीजिए कि एक ही तरह का बहुत सारा सेल लगा देंगे तो क्या होगा? एक लिखते हैं, मैं रब कर दूंगा, ये याद रखना। इफ n सिमिलर सेल्स आर कनेक्टेड, n सिमिलर सेल्स आर कनेक्टेड, n सिमिलर सेल्स आर कनेक्टेड। अगर कुछ n अमाउंट ऑफ सिमिलर सेल्स अगर कनेक्ट होते हैं तो क्या होगा? सब क्या है? ई और आर का, सबका क्या है? ई और आर कनेक्टेड है। तो इस केस में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा will be equals to n into e, क्लियर? और जो R इक्विवेलेंट होगा इक्वल्स टू क्या होगा? n into r। इज इट क्लियर? इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा वो ई एन ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? n into r। क्लियर है क्या? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई कोई बड़ी बात थोड़े है। 10 लगा दोगे तो 10 ही हो जाएगा, 10r हो जाएगा। यही होगा ना, एक ही तरह का सेल लगा दोगे तो सीधा सीधा ऐड करने से मल्टीप्लाई कर देते उतने टाइम्स। क्या इसमें कोई तकलीफ है क्या? बोलिए, इज देयर एनी डिफिकल्टी इन दिस पार्ट? क्या सबको समझ में आया? तो जल्दी लिख लें इसको। एक लास्ट पार्ट बताऊंगा इसमें। मान लीजिए कि n सिमिलर सेल्स लगे हुए थे, उसमें कुछ की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक, उल्टा कर दिया तो लिख देते हैं इफ पोलैरिटी of M cells is reversed, if polarity of M cells is reversed, मतलब कि एग्जांपल देता हूं, 10 सेल मेरे सेल सीरीज में लगे हुए, सेम पोलैरिटी 10 ही हो जा रहा था, उसमें से 2 का रिवर्स कर दोगे तो कितना बचेगा? बताओ, बोलो कितना हो जाएगा? अगर मान लीजिए आपके 10 सीरीज में लगे हुए थे, अगर 10 ही हो जाएगा, अगर 2 का पोलैरिटी रिवर्स कर दोगे सिमिलर सेल्स में तो कितना बचेगा इक्विवेलेंट? दिव्यांशु कह रहा है 8 इक्विवेलेंट, 8 ही हो जाएगा। दीक्षा सिंह 8 अनिमेश सिंह 8। बाकी आगे प्रत्युष अमृत सिंह 8। बच्चों गलत है सबका। अगर आपके पास पहले 10 पॉजिटिव था, लेकिन अब 2 का रिवर्स करने के बाद आपके पास 8 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, तो कितना हो जाएगा टोटल? टोटल कितना हो जाएगा? क्या 6e नहीं हो जाएगा क्या? सब लोग 10 था पहले ई था, अब मान लीजिए अगर 8 पॉजिटिव हो जाएगा और 2 नेगेटिव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल? 8e माइनस 2e कितना हो जाएगा? 6e हो जाएगा क्या? बोलिए।
इसीलिए हम लोग कहते हैं यहाँ पे अगर m सेल्स का पोलैरिटी रिवर्स करोगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा वो n माइनस n नहीं होगा, n माइनस 2m होगा, और R इक्विवेलेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n इंटू आर, n इंटू आर। क्लियर है? जल्दी लिख लीजिए इसको, रब करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, जल्दी रब कीजिए आप। अनिमेश बैटरी देखो, एक से ज्यादा बैटरी है, कुछ अगर प्रमोट कर रहा है तो कुछ अपोज कर रहा है, यही कहना चाहता हूं। तो हम कह रहे हैं कि अगर एक की पोलैरिटी रिवर्स करोगे तो करंट तो फिर रुकता नहीं है। जो हमारा अगर जो पोटेंशियल लगाने से जो पॉजिटिव पोटेंशियल टोटल है उसमें कुछ कमी आ जाएगी, पहले 10 ही था अब 6 ही हो गया, करंट कम फ्लो करेगा। जल्दी लिख लें इसको, 2 मिनट लगाओ, जल्दी लिखो इसको ताकि हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़े। सेल्स इन पैरेलल आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी इस पे हम अगले दिन क्वेश्चन करेंगे। जल्दी लिखिए, और इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, बहुत जरूरी है आपके लिए, ताकि आप एनसीईआरटी की रीडिंग डालो। एन इंटू आर लिखा हूं, आर इक्विवेलेंट तो वही रहेगा ना जो पहले था, आर इक्विवेलेंट पोलैरिटी के रिवर्स होने से थोड़े बदलता है। उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो अभी भी सब सीरीज में ही है ना, रेजिस्टेंस में थोड़े कोई चेंज होगा। लास्ट 30 सेकंड्स बच्चों, लास्ट 30 सेकंड्स। हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का आप तो जितना डेरिवेशन में किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज मैं बताने वाला हूँ। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा हिट करने वाला, याद करने वाला एक तरीके से कह सकते हो। मैं रब कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ना। अब मैं बात करने वाला हूँ सेल्स इन पैरेलल। तो गॉड से देखिएगा, मेरे पास 2 सेल्स मैंने लगा रखे हैं, E1 R1 का और E2 R2 का। फिर I1 पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो सेम रहता है। यही होता है ना, ए और बी। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, क्लियर? ए और बी। तो मैं अगर बोलूं कि मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज नथिंग बट व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बी। एक तरीके से अगर मैं कहूं तो बैटरी है खाली, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। बैटरी, खाली बैटरी दिया हुआ है तो बैटरी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो सकता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया है, टर्मिनल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बी है। क्लियर? बी ए भी है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लीजिए कि सेल्स जो है वो पैरेलल है, सेल्स जो है वो क्या है, पैरेलल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम क्या करें? तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि मान लीजिए पहले वाले सेल, टेक सेल 1, इन सेल 1, पहले वाले सेल में देखें अगर, तो क्या हो गया, B इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, V इक्वल्स टू E1 माइनस R1, B इक्वल्स टू E1 माइनस IR। ठीक है, हो गया पहला वाला, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना कि बैटरी अगर डिस्चार्जिंग मोड में है
यानी बैटरी से करंट कुछ ऐसे जा रहा हो, तो इसको कहते हैं डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो V इक्वल्स टू क्या होगा, E1 माइनस IR1। तो मैं अगर इस लिहाज से जाऊं तो अगर मैं लिखूं कि मेरा करंट निकालना चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि करंट निकालूं अगर, तो करंट कितना होगा, I1 R1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E1 माइनस V। अगर मैं कहूं कि I1 कितना होगा तो क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू आ गई इस लॉजिक से E1 माइनस V अपॉन R1। ये आ गया मेरा इक्वेशन 1। क्लियर है, ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। अगर मैं बात करूं कि इन सेल 2, अगर दूसरे सेल की बात करें, इन सेल 2, अगर इन सेल 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू E2 माइनस I2, क्योंकि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, तो क्या लिखेंगे, I2 इंटू R2। क्लियर है, तो उस लिहाज से अगर देखें तो लिखें तो I2 इंटू R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E2 माइनस V। और अगर फाइनली देखें अगर तो R, अगर I2 की बात करें, I2 इक्वल्स टू हो जाएगा E2 माइनस V बाई R2। इज इट क्लियर, क्या छूट गया R2, अच्छा R2, ठीक, चलो ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो क्या मेरा एक दूसरा इक्वेशन भी आ गया क्या, ये मेरा दूसरा इक्वेशन आ गया। अच्छा, सबको पता है कि टोटल करंट जो होगा I होगा, टोटल करंट कितना होगा, I होगा। और सबको पता है कि I इक्वल्स टू क्या होगा, I इक्वल्स टू होता है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। I इक्वल्स टू होगा I1 प्लस I2। गौर से देखिएगा सब लोग, I1 I2 का वैल्यू पुट किया जाए, I1 I2 की वैल्यू को पुट किया जाए, देखते हैं क्या आता है, I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, अगर सॉल्व करें इसको तो क्या हो जाएगा, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2 इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। क्लियर है क्या, या मैं थोड़ा इसको और नीचे लिख दूंगा क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो मेरे पास जो I आ गया, मेरे पास जो I आ गया वो कितना आया, मेरे पास जो I इक्वल्स टू फाइनली आ रहा है, मेरे पास फाइनली I इक्वल्स टू जो मेरे पास आ रहा है, I इक्वल्स टू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, I इक्वल्स टू आ रहा है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये क्वेश्चन क्लियर है क्या, लेकिन इसे मिला क्या, हमको कुछ नहीं मिला इससे, तो समझने की कोशिश करते हैं क्या हम चाहते हैं। मान लो कि अगर दोनों सेल को हम रिमूव कर दें और सिर्फ A और B के बीच में एक ही सेल लगा दें, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा, इंटरनल रिलेशन R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। तो अगर क्या अब निकालना होगा तो क्या अब पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा और करंट कितना रहेगा, I, तो क्या नहीं लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। बोलिए, क्या ऐसा कह सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट यही तो होता है, दोनों बैटरी को हटा करके एक बैटरी लगा दिया, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए आप, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए आप, 3 और इक्वेशन 4।
मुझे आप बताइए अगर कंपेयर करना है तो पहले थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। अगर मैं एक काम करता हूं v इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, मैं इसी इक्वेशन को लेके आ रहा हूं, इक्वल्स टू e1/r1 प्लस e2/r2 माइनस आई, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलिए। तो अगर मैं कहूं कि v इक्वल्स टू e1/r1 प्लस e2/r2 बाई 1/r1 प्लस 1/r2 माइनस i बाई 1/r1 प्लस 1/r2 लिख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इस पार्ट को इधर डिवाइड कर दिया। बोलिए, अब गौर से फाइनल इक्वेशन देखिएगा आप लोग। फाइनल इक्वेशन यही हमें सॉल्व करा देगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आता है लेकिन इजी है। क्या आता है? v इक्वल्स टू आया e1/r1 प्लस e2/r2 डिवाइडेड बाई 1/r1 प्लस 1/r2। माइनस i बाई 1/r1 प्लस 1/r2। ये ऐसा रिलेशनशिप आया है। अच्छा, आप कंपेयर करें इक्वेशन 4 से। आप जानते हैं कि आपका v इक्वल्स टू क्या होता है? E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट होता है। तो अगर कंपेयर करें अगर, तो क्या लिख सकते हैं? E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1/r1 प्लस E2/r2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। नहीं लिख सकते हैं क्या? क्या हम इस इक्वेशन दोनों को कंपेयर कर लें तो दोनों इक्वेशन एक ही फॉर्म में है, तो क्या इस पूरे पार्ट को हम लोग E इक्विवेलेंट नहीं कह सकते हैं क्या? क्या इस पूरे पार्ट को हम लोग E इक्विवेलेंट नहीं कह सकते हैं क्या? और उसी तरीके से अगर मैं बोलूं तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I के साथ कितना है? 1/r1 प्लस 1/r2। क्या ये नहीं कह सकते हैं? इसी को थोड़ा अगर रेसिप्रोकल ले लें, तो क्या बन जाता है? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। Is this clear to? Is it clear? आपके पास कुल मिला के दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के आए हैं। एक है E इक्विवेलेंट का, दूसरा है R इक्विवेलेंट का। आया दिव्यांशु, हैंड रेज किया। दिव्यांशु बोलिए। सर हम बोल रहे थे E इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है यहाँ पे जो लिखे हैं आप 1/r1 प्लस 1/r2 को r1 प्लस r2 लिखे हैं ना? एक रिवीजन था क्या? यस सर, वो गलती से लिख दिया। चलो, ठीक है। तो मेरा E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देखो। R इक्विवेलेंट दिमाग में लगाना, R इक्विवेलेंट पैरेलल वाला फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला है। E इक्विवेलेंट थोड़ा अलग फॉर्मूला है, इस पे थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो गौर से देखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिएगा। मैंने बोला कि मेरे पास दो सेल है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम था V। मैंने ले लिया, पहला में भी V लिया, दूसरे में भी V ले लिया, दूसरे में भी ले लिया। V इक्वल्स टू E1 माइनस IR1 होगा, दूसरे में V2 इक्वल्स टू E2 माइनस IR2। मैंने दोनों इक्वेशन से I1 और I2 का वैल्यू निकाल लिया है। I इक्वल्स टू क्या लिखा? I1 प्लस I2 लिखा, दोनों करंट को जोड़ दिया है। तो फाइनल रिलेशन ऐसा आ रहा है। लेकिन हमको कैसा चाहिए? हमको E माइनस IR के फॉर्म में चाहिए। V इक्वल्स टू E माइनस IR के फॉर्म में, तो उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा।
तो मैंने क्या किया, b को एक तरफ लेके आया क्योंकि हमको चाहिए कितना रिलेशन में, b एक तरफ चाहिए, और b के साथ जो था उसको डिवीजन में भेज दिया। अब मेरा इक्वेशन फॉर्म में आ गया। अब ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। मेरा b इक्वल्स टू e इक्विवेलेंट माइनस i r इक्विवेलेंट था। ये मेरा पूरा का पूरा e इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, e इक्विवेलेंट हो गया और वो i के साथ जो है पूरा का पूरा r इक्विवेलेंट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम में खूब आता है। आज मैं क्लास इसी के साथ एंड करूंगा और अगले दिन इसी के साथ शुरू करूंगा और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ेंगे और फिर किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? सेकंड लास्ट में क्या हुआ है बताइए, क्या बोलिए बोलिए। अनिमेश मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए। हाँ अनिमेश बोलिए, क्या दिक्कत? नहीं सर, वही 1/r1 वाला छोड़ दिया था। ठीक। चलिए बच्चों, नोट्स तुरंत अपलोड कर देना हो, आप नोट्स लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो अगले दिन शुरुआत में इसी से रिकॉल शुरू करेंगे। बिल्कुल दिव्यांशु, आज अनाउंसमेंट आ जाएगा। चलिए, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।